We have completed the topic of air pollution, water pollution, and land degradation. Now let's come to the next topic, which is biodiversity. Biodiversity से related बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, हर बार कॉप होता है. ओके, एक्चुअली ओके. सो बायोडाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो हमने यूएनसीईडी एक बॉडी बताई थी जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बनी थी. तो यूएनसीईडी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी थी उसके अंदर हमने बताया था कि 3 बॉडीज़ बनी थी. यूएनएफसीसी का समिट हमने देख लिया था, शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई, COP27. फिर यूएनसीसीडी का जो है 14th कॉप था या 15th कॉप था, वो हमारा हुआ. फिर उसके बाद यूएनसीबीडी एक बॉडी बची थी जिसको मैंने बोला था कि हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उसका भी COP15 अभी हुआ है रिसेंटली. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है हाईएस्ट मीटिंग होती है जो हमारी किसी भी बायोडाइवर्सिटी, किसी भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की बॉडी होती है, उनका मीटिंग होती है. ठीक है, तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है. कहाँ पे हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में. अब COP15 की अगर बात करें तो COP15 किस कंट्री ने चेयर किया? तो चाइना ने चेयर किया. और होस्ट किसने किया? कनाडा में. तो चाइना जो है वर्चुअली उन्होंने चेयर किया कनमिंग में, एंड कनाडा ने होस्ट किया, तो मॉन्ट्रियल में उन्होंने रिसेंटली होस्ट किया मीटिंग. ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एसजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे, एक्चुअली एसजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट हमने अडॉप्ट किया था कि हम जो है उसमें बहुत सारे 5-6 टारगेट्स थे और उसमें बहुत सारे सब टारगेट्स थे जिनको हमको 2020 तक अचीव करना था. तो 2020 के बाद क्या करेंगे? ठीक है, एसजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो था वो 2020 तक के लिए था. बट अभी जो है हमको 2020 के बाद हमको क्या करना है, बिकॉज 2021, 2022, 2023 रिसेंटली चल रहा है. तो ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना है जो हमारे एसटी बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस करेंगे. अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और उसके अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे. एसटी बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी लीगली बाइंडिंग नहीं था, और जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी होगा वो भी हमारा लीगली बाइंडिंग नहीं होगा. अब व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ COP15 के आउटकम्स क्या है? तो हमने कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया, जो कि हमने बताया कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस करेंगे, इकोसिस्टम को कैसे रीस्टोर करेंगे, और जो हमारी इंडिजीनियस कम्युनिटी है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, उसके राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. तो इसमें 4 लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए गए फॉर 2050 तक. विजन हमारा क्या रखा गया? टारगेट 2050 तक, जो कि हमारे ये दिए हैं 4. ठीक है, तो गोल ए था कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन जो भी हो रहा है, मतलब जो भी हमारी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ मैन मेड एस्पेक्ट्स, तो उन सारी चीज़ों को हमको डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है. तो रिड्यूस कब तक करना है? 2050 तक. हमने बताया कि 2050 उन्होंने टारगेट ईयर रखा है. गोल बी की अगर बात करें तो सस्टेनेबल यूज़ और बायोडाइवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है, ताकि जो हमारे पीपल है उनका कंट्रीब्यूशन भी हमारे एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ पाए. गोल सी, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, मतलब जितना भी यूटिलाइजेशन आप जेनेटिक रिसोर्सेज का कर रहे हो, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज का कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट जो है वो इक्वली डिवाइडेड हो, फेयर शेयरिंग हो. एडिक्वेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेम का हर पार्टी करे, पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट. तो दीज आर द 4 गोल्स जो हमको 2050 तक टारगेट किया है. फिर 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स भी रखे हैं जो हमको 2030 तक फॉलो करना है. अर्जेंट एक्शन है ओवर द डिकेड टू 2030. फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने रिक्वेस्ट किया है कि एक स्पेशल ट्रस्ट फंड स्टेब्लिश करिए 2023 में. अब आपको पता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके अंदर 3 फंड भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे. ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की अगर बात करें तो ये जो है स्पेशल ट्रस्ट फंड 2023 का इस्टेब्लिश किया है अंटिल 2030 टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. अब फंड जो है उसकी खुद की इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी होगी, और जो गोल जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को उसको अचीव करने में हेल्प करेगी और फाइनेंस करेगी सारे सोर्सेज की तरफ से. ठीक है, और इन्होंने एक क्लियर इंडिकेटर रखा है प्रोग्रेस मेजर करने के लिए, जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान्स. तो उससे क्या है वो सारी चीज़ों को मेजर करेंगे. अब रिवाइज्ड और अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान्स जो है वो अलाइन में किसके अलाइनमेंट में होगा? कन्मिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और उसके गोल और उसके टारगेट्स जो है वो कम्युनिकेट किए जाएंगे, जो कि COP16 में बनाया गया था टर्की में 2020. COP16 में होगा, COP16 होगा टर्की में 2024 में. ओके, और पार्टीज जो है अपनी नेशनल रिपोर्ट्स भी सबमिट करेगी. फिर मल्टीलेटरल मैकेनिज्म है बेनिफिट शेयरिंग के लिए, और एडॉप्शन ऑफ जेंडर एक्शन प्लान भी हमने अडॉप्ट किया है.
ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो हमने अडॉप्ट किया है COP15 में। नाउ लेट्स कम टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो अभी मीटिंग भी हमारी मॉन्ट्रियल में हुई है। ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो लीगली बाइंडिंग। UNCCD जो थी वो भी हमारी लीगली बाइंडिंग थी, बट UNFCCC जो थी वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी। ठीक है, तो दो जो है लीगली बाइंडिंग है। तो ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी 1992 में रियो अर्थ समिट में। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स का, और फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करना है जो भी आप जेनेटिक रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। सिग्नेटरीज कितने हैं? 196 पार्टी सिग्नेटरीज हैं। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है इनकी गवर्निंग बॉडी होती है जो हर 2 साल में मिलती है। COP10 में क्या हुआ था? स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020 और SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट हमने अडॉप्ट किया था। फिर इसके 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल एंड कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। अब कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र और उनके उससे लिए है, तो उनके बायोसेफ्टी के लिए। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के लिए। जो थर्ड हमारा गोल है हमारे CBD का, उसको 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 फुलफ़िल करने के लिए। एंड नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है वो जो भी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं कार्टिजिना प्रोटोकॉल से रिलेटेड, उसको हमारे देखता है। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था 2011-2020 टू बी यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स कम टू अबाउट डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन। डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन अगर बात करें तो डेटा जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज से लिंक्ड हो और उनसे हम डिराइव करें। तो प्लेस होल्डर्स टर्म्स जो है वो जनरली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायो इन्फॉर्मेशन, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, नेचुरल इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हेल्प करते हैं कि हम वैक्सीन डेवलप करें, इन्वेजिव स्पीशीज़ है उनको रेगुलेट करें, इकोसिस्टम रिसर्च करें। तो दीज आर द थिंग्स डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन, डिजिटल सीक्वेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू व्हाट आर द कमिंग मॉन्ट्रियल 2030 टारगेट, ग्लोबल टारगेट्स। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के लिए उन्होंने क्या क्या टारगेट्स लिए हैं? तो लैंड और सी यूज चेंज जो लॉस हो रहा है उसको हमको रिवर्स करना है, ज़ीरो करना है बाई 2030। इफेक्टिव रिस्टोरेशन करना है हमारे लैंड का बाय एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाई 2030। इफेक्टिव कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना है एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड और 30% ऑफ ओशन बाय 2020। तो 30x30 इनिशिएटिव हम अभी पढ़ेंगे। ह्यूमन इंड्यूस जो एक्सटेंशन है उसको हमको कम करना है, रिड्यूस करना है, या फिर पूरी तरह हमको प्रिवेंट करना है। सस्टेनेबल एंड हार्वेस्टिंग ट्रेड करना है हमारे वाइल्ड लाइफ में। और 50% जो है इन्वेजिव स्पीशीज़ का जो इन्वेजिव और एलियन स्पीशीज़ है उनको एलिमिनेट करना है बाई 50% 2030 तक। रिड्यूस करना है पॉल्यूशन 2030 तक। ठीक है, सारी चीज़ें 2030 के। मिनिमाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ओशियन एसिडिफिकेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। फिर मीटिंग्स पीपल नीड्स थ्रू सस्टेनेबल एंड यूज़ एंड बेनिफिट शेयरिंग। कैसे हम बेनिफिट शेयरिंग के लिए पीपल की डिमांड्स को वो करते हैं? तो सस्टेनेबल यूज़ और मैनेजमेंट करना है हमारे वाइल्ड स्पीशीज़ का, प्रोटेक्ट करना है, एनकरेज करना है कस्टमरी लॉज। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करना है अंडर एक्वाकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। रिस्टोर करना है, एनहांस करना है इकोसिस्टम फंक्शन ऑन बेस्ड ऑन नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन। इंक्रीज करना है एरिया क्वालिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू स्पेसेस एंड अर्बन, एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग करना है। ठीक है, डेटा मतलब डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन से। टूल एंड सॉल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको, अगर ये इतनी सारी चीज़ें दी हैं, दीज आर थिंग्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रखना है, जैसे कि आपको ये 2030 वाले टारगेट्स, आपको बाकी तो पता चल ही जाएगा। तो ये चीज़ें की होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड CBD की बात करें तो इंडिया जो है पार्टी बना था 1994 में, और उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया था 2002 का। फिर इंडिया जो है हाई एम्बिशन कोalition जो है फॉर नेचर एंड पीपल, जिन्होंने 30x30 टारगेट को सपोर्ट किया है, इसमें भी इंडिया पार्ट है। अब हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसको को चेयर किया था कोस्टारिका और फ्रांस ने, और यूनाइटेड किंगडम जो है को चेयर थे। ये जनरली हमारे जो हमारे पीपल हैं और नेचर हैं उनको सेंट्रल गोल मान के चीज़ों को करते हैं, मतलब ग्लोबल डील करते हैं, जहाँ पे हमको बोला गया कि एटलीस्ट 30% लैंड और 30% ओशंस जो है हमको 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। तो 30x30 टारगेट जो है वो जनरली ओशन और लैंड से है 2030 तक। और 30x30 टारगेट जो है वो फर्स्ट फ्लोट हुआ था 2019 में, और उसके बाद मोर देन 100 कंट्रीज़ जो है इसकी पार्टीज़ हैं। ठीक है, तो इंडिया एंड CBD इज़ दिस। नेक्स्ट कम टू वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ने डिक्लेयर किया है
फर्स्ट 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप एट द साइड लाइन्स, जो हमारा CVD का समिट हुआ था उस टाइम पे। अब वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप की बात करें तो ये जो है जनरली लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को जो है ऑनर करने के लिए ये बनाया लाया गया है। किसी भी कंट्री में अगर आपने किसी भी इकोसिस्टम को बिल्कुल रीस्टोर कर लिया है, बिल्कुल उसको प्रिवेंट कर लिया है कि वो जो है डैमेज ना हो, सारी चीज़ें ना हो, तो उसी को ऑनर करने के लिए जो है ये दिया गया है। एम्बॉडिंग द 10 रिस्टोरेशन प्रिंसिपल्स ऑफ UN डिकेड, जो 10 रिस्टोरेशन प्रिंसिपल हैं UN के, उन सबको फॉलो करके आपने उसको रिस्टोर कर लिया है। अब इनिशिएटिव जो है एलिजिबल है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बैक प्रमोशन किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी, फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रोग्रेस जो है सारी फ्लैगशिप की वो ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर किया जाएगा थ्रू फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग। अब फ्लैगशिप इनिशिएटिव सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, सबसे पहले क्लियरली आपको आइडेंटिफाइबल जोग्राफिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नॉमिनेटेड एरिया जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, मेजरेबल हो और वेल डॉक्यूमेंटेड रिस्टोरेशन हो, और वेल डिफाइंड इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स हो। ठीक है। अब फर्स्ट 10 फ्लैगशिप स्ट्रेस जो है अक्रॉस 23 कंट्रीज में वो हुआ है एंड ऑल इकोसिस्टम, और टुगेदर अगर बात करें तो उनका एम यही है कि मोर देन 60 मिलियन हेक्टेयर्स हमको रिस्टोर करना है और क्रिएट करना है मोर देन 13 मिलियन जॉब्स। अब व्हाट आर द 10 प्रिंसिपल्स जिसके अंदर आपको दिया जाएगा? तो पहला है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ब्रॉड इंगेजमेंट होना चाहिए उस एरिया का, मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रमोट होनी चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए नेचर और पीपल दोनों को, एड्रेसेस करना चाहिए कि क्या डिग्रेडेशन का कॉज है, नॉलेज इंटीग्रेशन होना चाहिए, मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, लोकल एंड लैंड seascape context, monitoring and management, and policy integration. So these are the 10 principles which are defined under the United Nation decade principles. ठीक है। now let's come to about United Nation decade on ecosystem restoration। तो 2021 और 2023 जो है 2030 तक डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एज अ यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये कौन लेकर आया था? जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, UNEP की बॉडी, UNEP एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है लेकर आए थे दोनों। और इसमें यही था कि जो हमारे इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहे हैं, उनको लॉस हो रहे हैं, उनको रिवर्स करना है, उनको प्रिवेंट करना है और रिवाइव करना है बिलियंस ऑफ हेक्टर्स कवरिंग टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। अब लिस्ट ऑफ 10 इनॉग्रल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप की बात करें तो सबसे पहले ट्राई नेशनल एटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, जो कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड पैराग्वे में आता है, ये 3 कंट्रीज़ के बीच में आता है। इसका एम यही है कि जो साउथ अमेरिका का आइकॉनिक अटलांटिक फॉरेस्ट है उसको रीस्टोर करना है बाय 2050 तक। बहुत सारी लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन UAE में आता है, जिसका एम है कि हमको रिस्टोर करना है कोरल रीफ, सी ग्रासेस और मैंग्रोव्स जो हमारे अबू धाबी में आते हैं। फिर ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड पीस, ये अफ्रीका का है, जहाँ पे बुर्किना फासो, जिबौती, एरिट्रिया, इथोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइगर, सेनेगल, सूडान, चाद, इनमें जो है सवाना जो लैंड है, ग्रासलैंड है, फार्मलैंड है, उसको हमको, जिसको सहल रीजन भी बोलते हैं, उसको हमको रिस्टोर करना है। फिर नमामि गंगे इंडिया का है, तो जो भी हमारी सेक्रेड गंगा रिवर है उसको रेजुविनेट करना है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीपल से कनेक्ट करता है, तो रिस्टोर करना है उनका और पॉल्यूशन को डिक्रीज करना है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये कोऑर्डिनेट कर रही है। फिर मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया एंड युगांडा। इसमें माउंटेन लैंडस्केप जो है किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा में, उसको सेफगार्ड करना है और वहाँ की स्पीशीज़ को बचाना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये ले रही है, कारपेथियन कन्वेंशन एंड माउंटेन पार्टनरशिप। फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, जो कि वनाताउ, कोमोरस, सेंट लूसिया जो है, ये सारी कंट्रीज हैं। एम यही है कि सेंसिटिव इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है और सेफगार्ड करना है वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज और स्ट्रेंथन करना है इकोनॉमीज। फिर एटलियन डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव कजाकिस्तान में है। इसमें कजाकिस्तान स्टेपीज, सेमी डेजर्ट इकोसिस्टम को कंजर्व और रीस्टोर करना है। फिर सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर है, इसमें भी वही आपको हर चीज़ें यहाँ पे रिस्टोरेशन की बात की तो सारी चीज़ें रिस्टोर करने की बात की है। ठीक है। फिर बिल्डिंग विथ नेचर इन इंडोनेशिया में, जहाँ पे जो हमारे नेचुरली मैंग्रोव्स है उनको रीजनरेट करना है। फिर शान सुई इनिशिएटिव इन चाइना ने बोला है कि रीस्टोर करेंगे 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस चाइना इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटरवेज। तो दीज आर द 10 इनॉग्रल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिस्टोर
रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022। अब रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जो है COP15 हुआ है हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, तो ये IUCN जो है ये अपनी पहली रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट निकाला है। तो रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट कौन निकालते हैं? IUCN निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। रीस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में एज अ बॉन्ड चैलेंज बैरोमीटर, और ये जो है रीस्टोरेशन प्रोसेस अक्रॉस टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, इनलैंड वाटर्स और कोस्टल वाटर्स, यहाँ सारी चीज़ को रीस्टोरेशन प्रोग्रेस देती है, हाई सीज में नहीं देखती, याद रखिएगा। इसमें 8 इंडिकेटर्स होते हैं, 8 इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बताते हैं। करंटली अगर बात करें तो 22 कंट्रीज़ जो है वो बैरोमीटर यूज़ करके इस रिपोर्ट में प्रोग्रेस बता रही है कि कितना उन्होंने रीस्टोरेशन टारगेट को अचीव किया है। फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है ऑफ $26 बिलियन अक्रॉस 18 कंट्रीज जो हुआ है। 14 मिलियन हेक्टेयर्स जो है डिग्रेडेड लैंडस्केप को रिस्टोर किया गया है, और डेटा जो है इक्वाडोर, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से फाइनलाइज किया है और उसको पब्लिश किया जाएगा बाद में। अब ग्लोबल गोल्स ट्रैक्ड बाय रीस्टोरेशन बैरोमीटर, तो सबसे पहला बॉन्ड चैलेंज, फिर 30x30 चैलेंज, पेरिस एग्रीमेंट, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट एंड 1 ट्रिलियन ट्रीज। दीज आर द 5 टारगेट जो आपको अचीव करने हैं। नेक्स्ट इज अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो आपको पता है IUCN जो है अपनी रेड लिस्ट निकालती है जिसमें वो किसी न किसी सब स्पीशीज़ को कुछ ना कुछ एक IUCN स्टेटस देती है, ठीक है। तो रिसेंटली IUCN ने अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की लिस्ट है उसको अपडेट किया है ड्यूरिंग COP15 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कनाडा में। अब रेड लिस्ट की अगर बात करें तो IUCN जो है ये लिस्ट निकालती है जिसमें एक्सटिंक्ट होते हैं, थ्रेटेंड होते हैं और लीस्ट कंसर्न होते हैं। अब एक्सटिंक्ट में बात करें तो एक्सटिंक्ट में 2 चीज़ें आती हैं, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट की बात करें तो कोई भी मतलब लास्ट इंडिविजुअल जो था उस स्पीशीज़ का वो भी ख़त्म हो गया हो तो उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड अगर बात करें तो एक ही सर्वाइव हमारा स्पीशीज़ है जो हमने उसको कैप्टिविटी में रखा है कि उसको जो है कहीं और ना निकाले, तो एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड उन्हें बोलते हैं। फिर थ्रेटेंड में 3 चीज़ें आती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है कि वो बाद में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एंडेंजर्ड की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब ये भी हाई रिस्क एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड से कम। फिर वल्नरेबल ये भी फेस कर रहे हैं वही बट एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड से कम। फिर अगर लीस्ट कंसर्न की बात करें तो नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंट इसी में आते हैं। तो नियर थ्रेटन की अगर बात करें तो ये थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं कि बाद में वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाएंगे या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएंगे। लीस्ट कंसर्न की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन जो है स्टेबल है, एनफ है, बट अनलाइकली है कि वो कभी एक्सटेंशन फेस करेंगे। डेटा डेफिशिएंट की बात करें तो कोई भी एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बारे में हम एक्सटेंशन किसी भी कैटेगरी में उनको रख सके। तो दीज आर द 8 थिंग्स जो हमारी रेड लिस्ट में आती है। अब व्हाट आर द अफेक्टेड, मतलब व्हाट आर द जिनके उन्होंने स्टेटस चेंज किया, तो सबसे पहले डुओगोंग आते हैं। डुओगोंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो ड्यूरिंग डुओगोंग पॉपुलेशन जो है ईस्ट अफ्रीका और न्यू कैलेडोनिया में अभी एंटर की है, IUCN रेड लिस्ट में उनको इंक्लूड किया है और उनको बोला है कि डुओगोंग पॉपुलेशन जो ईस्ट अफ्रीका में है उसको क्रिटिकली एंडेंजर बोलेंगे और न्यू कैलेडोनिया में उनको एंडेंजर बोलेंगे। द स्पीशीज रिमेन, बट अगर बात करें ग्लोबली की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में ही आते हैं। तो याद रखिएगा डुओगोंग जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, बस इन दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग उन्होंने बोल दिया है। थ्रेट्स अगर बात करें तो इनका जो फिशिंग गियर के लिए, फिशिंग गियर जो है कैप्चर होता है इन फिशिंग गियर इन ईस्ट अफ्रीका, पोचिंग इनकी होती है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो अभी हमने बोला वर्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आते हैं और रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी इंक्लूडेड है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन्हें सी काउस भी बोला जाता है और ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल्स हैं, याद रखिएगा ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल्स, ठीक है। और ये जनरली ग्रुप्स में रहते हैं और सरफेस में आते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। हैव मैमेलरी ग्लैंड। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो शैलो वाटर बॉडीज में रहते हैं, इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और जनरली गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो स्टेट एनिमल है हमारे अंडमान एंड निकोबार का, तो याद रखिएगा डुओगोंग स्टेट एनिमल है हमारे अंडमान एंड निकोबार का। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुओगोंग इन पाक बे। ओके, तो दिस इज ऑल about duogong distribution. Next is pillar coral.
पिलर कोरल की बात करें तो थ्रू आउट द कैरेबियन फ्रॉम यूकैटन पेनिनसुला फ्लोरिडा यहाँ हर जगह मिलता है, और ये जनरली वनरेबल फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड या इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, थ्रेट्स की अगर बात करें तो ये जनरली इनको डिसीज हो जाती है, इनकी ब्लीचिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। फिर एबेलोन, एबेलोन की बात करें तो 44% ऑफ द एबोलिन एक सेल्फिश टाइप की होती है, सेल्फिश स्पीसीज होती है जो IUCN की रेड लिस्ट में 318 विथ एक्सटेंशन में आई है। अब पोचिंग जो है इनका मेन कारण है, इनको जो है थ्रेटन विथ एक्सटेंशन में लाने का। मरीन हीट वेव्स हो गई, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस एबलोन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। फिर कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज़ है इंडिया में, जैसे कि वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग। वाइट चीक डांसिंग फ्रॉग की बात करें तो ये जनरली हमारी वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका और में मिलती है, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, और इनका थ्रेट्स जो है हैबिटेट, पॉल्यूशन, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इनको इफेक्ट करती हैं। फिर अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ये जनरली शार्क बहुत पानी में रहते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और ये अंडमान सी के ईस्टर्न इंडियन ओशन में मिलते हैं, और जनरली म्यांमार, थाईलैंड, अंडमान एंड निकोबार यहाँ भी मिलते हैं। और ये जो है इनमें फिशिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर येलो हिमालयन फ्रिटिलरी, ये मोस्टली हिमालयन में मिलते हैं, और भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल यहाँ भी मिलते हैं। ये स्पीशीज थ्रेटेंड इसलिए है बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड हार्वेस्ट है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, अनसस्टेनेबल एंड प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग ऑफ बल्ब्स है, मेडिसिनल यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दीज आर द इंडिया की जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी बिकॉज इट्स ऑलवेज इन न्यूज़। ठीक है, तो इंडिया ने अभी 9th सेशन जो है गवर्निंग बॉडी का होस्ट किया है, किसका, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की। अब व्हाट इज़ द, ये जो ट्रीटी है हमारी 9th ट्रीटी, वो क्या बताती है। हिस्टोरिकल फर्स्ट की अगर बात करें तो फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ने अभी कंट्रीब्यूट किया है ₹20 लाख बेनिफिट शेयरिंग फंड के लिए। इंडिया जो है वो को चेयर करेगी वर्किंग ग्रुप इनका ऑन एनहेंसमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। फिर कंसेंसस जो है कि हमारे जो फार्मर्स के राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो भी इंटरवेंशन इंडिया मेड करेगी, और बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हमारे सपोर्ट करेंगे ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विद इन दिस सिस्टम। फिर डिसीजन जो है वो डिफर किया जाएगा फ्रॉम लेटर इशूज लाइक मल्टीलेटरल सिस्टम से ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ओके, गवर्निंग बॉडी की अगर बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट बॉडी, जो इस हाईएस्ट ऑर्गन है जो इस बॉडी के अंदर आती है। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रहते हैं, मतलब जो भी पार्टीज हैं उनके पार्टीज रहेंगे, और फंक्शन यही है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे ट्रीटी का। अब मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी प्लांट रिसोर्सेज से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक दूसरे के साथ आपको शेयर करनी है। बेनिफिट शेयरिंग पार्ट्स जो है जहाँ पे आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज बेनिफिट शेयरिंग फंड की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स जो है, जो फार्मर्स के हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, अदर डेवलपिंग कंट्रीज के, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं और यूज़ करते हैं ये चीज़ें कि हमारा फूड क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जो हमारे पेस्ट हैं वो कम अटैक करें और क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करें। बीएसएफ जो है बेनिफिट शेयरिंग फंड प्रोजेक्ट्स, बेनिफिट शेयरिंग फंड जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्मॉल होल्डर फार्मर्स जो हैं, लोकल कम्युनिटीज, उनको भी सपोर्ट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो कोई भी प्लांट सचेस, कोई भी प्लांट अगर सीड हो, फ्रूट हो, कटिंग हो, पॉलन हो, और या फिर अदर ऑर्गन टिश्यू हो, फ्रॉम विच प्लांट कैन बी ग्रोन, तो उन्हीं प्लांट मटेरियल, किसी भी प्लांट मटेरियल हो जिससे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो वो सारे इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड ट्रेडिशनल क्रॉप्स, वेराइटीज़, उनके वाइल्ड रिलेटिव्स, मॉडर्न कल्टिवेटर्स, ब्रीडिंग लाइन्स जो हमें फूड प्रोवाइड करें, फीड प्रोवाइड करें, डोमेस्टिक एनिमल्स को फीड प्रोवाइड करें, फाइबर्स, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें, और वो न्यू वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए भी यूज़ हो। अब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज ने 1976 में इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की फॉर प्लानिंग, कंडक्टिंग, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड है हमारी प्लांट की। अब थ्रेट्स यही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे थ्रेट्स है। अब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सब चीज़ें तो आप ना भी पढ़े तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, याद रखिएगा, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, जो कि 31st सेशन जो था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमको मिला था 2001 में, और हम इसको लागू कब करना स्टार्ट किया, 2004 से। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन है उसको हमको रिकग्नाइज करना, कि वो डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप बढ़ा रहे हैं,
ग्लोबल सिस्टम बनाना, एक इस्टेब्लिश करना जो हमारे फार्मर्स को, ब्रीडर्स को, साइंटिस्ट को अपने राइट्स प्रोवाइड कर सके, एक्सेस टू प्लांट जेनेटिक मटेरियल, और इंश्योर करना कि जो भी रिसिपिएंट्स हैं, बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, वो जो है अपने वो जो है जहाँ पे भी वो ओरिजिनेट हो रहे हैं वहीं से वो बेनिफिट शेयर करें। मेंबरशिप की बात करें तो 150 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मेंबर है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। इसको सीड ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, जहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है सबल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जो कि वो इस्टेब्लिश कहाँ गया है, नॉर्वे में। और फंडिंग जो है ट्रीटी की वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के थ्रू आती है फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट सीड ट्रीटी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट वेराइटीज। अगर बात करें तो फील्ड जीन बैंक आता है, फिर इन विट्रो जीन बैंक आता है, क्रायो बैंक आता है। अब फील्ड जीन बैंक की बात करें तो ये जनरली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, और ट्रेडिशनल जो आप फील्ड में फार्मर्स जो हमारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। तो उसके बाद इन विट्रो जीन बैंक आता है, जो कि आप जनरली हमारी लैब्स वगैरह में हम ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं इन विट्रो जीन बैंक। क्रायो बैंक की बात करें तो ये जहाँ पे हमारा ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हम क्रायो बैंक बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द थ्री टेक्निक्स फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट वेराइटीज। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी एक मीटिंग बिगिन की है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम एक ट्रीटी बनाएंगे जो हमारे हाई सीज जो है, हाई सीज मतलब आपने पढ़ा होगा अनक्लॉज। अनक्लॉज के अंदर बहुत सारी सीज आती हैं, टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आते हैं, फिर हाई सीज आते हैं। तो हाई सीज में जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी हैं उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना है, मतलब वो हाई सीज जो है नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर आता है, तो उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हमारे सस्टेन कंजर्वेशन जो है, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उनके कंजर्वेशन और उनके सस्टेनेबल के लिए यूज़ किया बनाया गया है, जो हमारे बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शंस के बाहर आती हैं। ये अनदर इंस्ट्रूमेंट है अंडर द अनक्लॉज। अनक्लॉज जो है इंडिया का एक स्टेट पार्टी है, जो कि बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम बनाए हैं वर्ल्ड ओशंस को प्रोटेक्ट करने का और उनको देखने का। अदर इंस्ट्रूमेंट अंडर अनक्लॉज इज 1994 का एग्रीमेंट है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 11 ऑफ अनक्लॉज, एंड 1995 यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट। तो दीज आर द अनक्लॉज, देख लीजिए, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। तो ये इंटरनल वाटर होते हैं जहाँ पे सोवरेन कंट्री का पूरा राइट्स होता है। फिर टेरिटोरियल वाटर्स में भी सोवरेन कंट्री का पूरा राइट होता है। फिर कंटैगुअस जोन होता है जो कि 24 NM होता है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2000 NM तक। उसके बाद कॉन्टिनेंशियल शेल्फ होता है। तो उसके बाद जो एरिया आता है दैट इज हाई सीज। तो हाई सीज में जितनी भी चीज़ें हैं हमको उसको प्रोटेक्ट करनी है, ओके। और इंडिया जो है इसका पार्टी है, तो इंडिया जो है इसका पार्टी बन चुका है। फिर आते हैं साइट्स की अगर बात करें तो साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ठीक है। साइट्स जो है जनरली हमेशा न्यूज़ में रहता है, बिकॉज जो भी हम इंटरनेशनल ट्रीट करते हैं फ्लोरा एंड फौना का, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं फ्लोरा एंड फौना का, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स की COP19 मीटिंग जो है अभी हुई है जनरली पनामा में। अब आउटकम्स अगर बात करें तो मल्टीपल स्पीशीज जैसे कि शार्क हो गए, रेज हो गए, ट्रीज, एम्फीबियंस, टॉर्टॉइस, ये जो है साइट्स के प्रोटेक्शन के अंदर लाया गया है। एक्सेप्ट किया गया है एक प्रपोजल कि सी कुकम्बर्स को हम अपेंडिक्स 2 में मेंशन करेंगे। 3 अपेंडिक्सेस आते हैं, हम पढ़ेंगे। इंडिया का इनिशिएटिव है कि क्लैरिफाई करना है क्वांटिटी ऑफ शीशम आइटम्स जो हमारी ट्री होती है कि फर्नीचर के लिए हम कितना यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को रिजोल्यूट करना है जो हमारे टॉर्टॉइस और फ्रेश वाटर टर्टल से रिलेटेड है। और जो ऑपरेशन टर्ट शील्ड है उसको अचीव करना है बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। प्रपोजल ये है कि हमको अलाउ करना है एक रेगुलर फॉर्म जो हमारे कंट्रोल ट्रेड करेगा इवरी का, जो हमारा डिफीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अडॉप्ट की है। अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इंडिया एंड साइट्स की अगर बात करें तो साइट्स जो अपेंडिक्स 3 अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 जो है यहाँ पे स्पीशीज जो भी थ्रेटेंड है और एक्सटिंक्ट में है उनको यूज़ किया जाता है, उनको लिया जाता है। अपेंडिक्स 2 में जो भी स्पीशीज जो है नॉट, वो थ्रेटन तो नहीं है, बट उनके लिए जो अगर हम ट्रेड नहीं, ट्रेड को, बट फिर भी हम ट्रेड को कंट्रोल करें, तो वो सारी चीज़ें अपेंडिक्स 2 में आती है। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज़ आती हैं जो प्रोटेक्टेड है एटलीस्ट 1 कंट्री में और साइट्स की मेंबर है, तो वो बोलते हैं कि अदर कंट्रीज़ में भी जो है आपको ट्रेड कंट्रोल करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। अब शीशम की बात करें तो ये डेसिडियस ट्री है जो 25 to 30 मीटर में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, सदर्न ईरान एंड सब हिमालयन ट्रैक्ट्स में भी मिलता है। अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है। इंडिया रोजवुड और शीशम ट्री जो है ये जनरली हमारे टेबल्स,
और हमारे बुक शेल्स चेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है और स्टेट ट्री है हमारा पंजाब का। नेक्स्ट एट इंडिया एंड साइट्स की बात करें तो एक्सटेंसिव यूज़ जो है अपेंडिक्स 3 का इंडिया करते हैं सिंस रेटिफिकेशन, जब से रेटिफिकेशन हुआ इंडिया ने लिस्ट किया 39 टैक्स है इन अपेंडिक्स 3। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक प्रोग्राम जो है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो हमारे एलिफेंट्स की मोर्टालिटी को मेजर करते हैं। इंडिया ने 10 साइट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट की माइक में। एक्ट्स रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स बनाए। फिर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर साइट्स की अगर बात करें तो इन इंडिया डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया 5 साइंटिफिक अथॉरिटीज़ जो हमारे साइट्स को असिस्ट करेंगे, जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर। ओके, नाउ लेट्स कम टू साइट्स। तो साइट्स की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है गवर्नमेंट के बीच में जो कि 1963 में आया गया एट अ मीटिंग ऑफ IUCN और ये फाइनली 1973 में और कब ये लागू हुआ 1975 में। ये जनरली किस लिए बना है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स का, वो जो है उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंश्योर करे और सही से करे कि वो जो है हमारी स्पीशीज़ को थ्रेटन ना करे और उनके सर्वाइवल को ना इफेक्ट करे। तो ये इंडिया पार्टी है, ये UNEP एडमिनिस्टर करती है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड से। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है, मेंबर 184 है और ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ पे। बट जनरली नेशनल लॉज का नेशनल लॉज अगर आपने बनाया है तो उसका प्लेस नहीं लेती है। हर पार्टी को अडॉप्ट करना है खुद का डोमेस्टिक लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंट करना है नेशनल लेवल पे। ऑल 184 पार्टीज़ जो हैं उनमें ये है कि वो अटेंड कर सकती है मीटिंग और अपने प्रपोजल्स को रख सकती है और स्पीशीज़ जो भी साइट्स के अंदर कवर होंगी 3 अपेंडिक्सेस के अंदर वो उनके डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के कारण ही सेलेक्ट की जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइट्स। ओके, सो व्हाट आर इम्पॉर्टेंट जो बॉडीज़ है ना वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो बॉडीज़ आप बिल्कुल पढ़ ले बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन आई विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच।